नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और अभी तक हमारे संविधान में कौन कौन से मुख्य संशोधन हुए हैं। हमारा संविधान जिसे बने हुए 70 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन कई सारे अवसरों पर ऐसा देखना पड़ा, ऐसा देखने को आया कि संविधान में बहुत सारे संशोधन भी करने पड़े। आज की डेट तक 104 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। बहुत सारे संशोधन पेंडिंग भी पड़े हैं, क्योंकि एक बहुत कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लोकसभा से पास हो जाता है या राज्यसभा से नहीं हो पाता या दूसरे सदन से नहीं हो पाता। जैसे महिला आरक्षण का विधेयक जो है काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो पाया है। तो आज के वीडियो में हम क्विक जल्दी से अभी तक 104 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। जी हाँ, देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद जो पहला संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ गई थी, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल नहीं थी, केवल 8 शेड्यूल थी, और आज के समय में 12 शेड्यूल हो गए हैं। तो 9, 10, 11, 12 ये शेड्यूल कब कब जोड़ी गई? तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ही सबसे पहले तो एक 9th शेड्यूल ऐड की गई थी। 9 शेड्यूल ऐड की गई, साथ में आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 15(4) भी जोड़े गए थे। 9 शेड्यूल जो है वो बेसिकली बात करती है, अगर किसी लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेन अमेंडमेंट का प्रोविज़न था वो था आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिसने रिजर्वेशन का प्रोविज़न करा। देखिए, रिजर्वेशन का प्रोविज़न फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से जो आर्टिकल 15(4) हुआ था, उससे ही एक सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिला था। एक और इसके साथ में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो फ्रीडम्स मिली थी उन पर रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग एक प्रोविज़न जोड़ा गया था। तो वो ये बेसिक फर्स्ट अमेंडमेंट थे। इसके बाद कुछ और अमेंडमेंट हुए। हम चर्चा करते हैं 7th अमेंडमेंट की। देखिए, 7th अमेंडमेंट जो था वो एक तरह से भारत देश जो था उस समय भाषाई आधार पर नहीं बटा हुआ था। लिंग्विस्टिक डिवीजन जो 7th अमेंडमेंट से जो भाषाई आधारों पर जो विभाजन होने का स्टार्ट क्रम हुआ वो 7th अमेंडमेंट के बाद आया। फिर इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट था, देखिए अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो 70 साल पहले नहीं सोच सकते थे कि आज की ज़रूरत क्या होगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजिड भी है, फ्लैक्सिबल भी है, तो अमेंडमेंट होते रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन कभी कभी होता है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में, उसकी वजह से भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। और काफ़ी सारे केसेस हैं जिनके बारे में हम फर्दर वीडियोस में चर्चा करेंगे। गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, उसकी वजह से काफ़ी सारा जो अमेंडमेंट हुए वो ज़रूरत पड़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था 24th अमेंडमेंट। देखिए, 24th अमेंडमेंट जो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गोलकनाथ केस का जो प्रभाव था उसको दूर करने के लिए किया गया था। गोलकनाथ केस में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट यानी अमेंडमेंट से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, अनलिमिटेड पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। और तो काफ़ी सारे चेंजेस जो हुए थे, तो गोलकनाथ वाले केस का इफेक्ट दूर करने के लिए अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 13(4) और 368 सब क्लॉज 3 जोड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 24th अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 368 सब क्लॉज 3 ये जोड़ा गया। 13 सब क्लॉज 4 से लॉ की डेफिनेशन, लॉ को क्लियर किया गया, और 368 सब क्लॉज 3 में अमेंडमेंट की पावर को क्लियरिफाई किया गया। देयर आफ्टर 38 अमेंडमेंट था, 39th अमेंडमेंट था, वो काफ़ी सारे पावर देने के लिए किए गए। 39th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, जिसमें बेसिकली ये कहा गया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, इनके खिलाफ कोई भी कोर्ट केस नहीं हो सकता। काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था, यानी सबको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं सबसे बड़े अमेंडमेंट की, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 24th अमेंडमेंट की। 24th अमेंडमेंट जो था वो बेसिकली केशवानंद भारती अमेंडमेंट, केशवानंद भारती का केस था जो 1973 में आया था, उसके प्रभाव को दूर करने के लिए किया गया था। हालांकि केशवानंद भारती के केस में गोलकनाथ वाले केस को ओवररूल्ड तो कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया था।
केशवानंद भारती के केस में कहा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो हो सकता है, मूल अधिकारों में भी अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन किस चीज़ में अमेंडमेंट नहीं हो सकता? बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे में। यानी एक तरह से सरकार के पास पावर दे दी कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा बाउंडेशन लगा दिया, थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। वो रेस्ट्रिक्शन था बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन जो लेजिस्लेटिव था, लॉ मेकर थे, वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते थे। इमरजेंसी का पीरियड था, तो देयर आफ्टर 1976 में 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो पास किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो पावर थी इस अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया गया। हालांकि इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड की गई थी इसमें, जैसे कि प्रीएम्बल में आज तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, वो था 42nd अमेंडमेंट से। तो प्रीएम्बल के 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड जोड़े गए। प्रीएम्बल में केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, और केशवानंद भारती वाले केस में ये हेल्ड हुआ था कि प्रीएम्बल कैन आल्सो बी अमेंडेड, प्रीएम्बल में भी संशोधन हो सकता है। इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य नहीं थे। तो चैप्टर 4A से फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। देयर आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिव्यू जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट 368 का सब क्लॉज 4 ऐड किया गया और जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर दिया गया। एक और चीज़ की गई, वो लोकसभा का टीनर बढ़ा दिया गया। 5 साल जो लोकसभा का टीनर होता है, इस अमेंडमेंट में उसे बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। और एंटी नेशनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग आर्टिकल 31D भी ऐड किया गया था। हालांकि उसके बाद इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई। देयर आफ्टर कुछ चीज़ों को दूर करने के लिए 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था, जिसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की थी वो थी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटा दिया। जो 7 फंडामेंटल राइट थे, उसके बाद अब रह गए 6, जो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट था उसे बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A में। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिट जुरिडिक्शन दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की थी, चूँकि 44th अमेंडमेंट जो था वो बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के इफेक्ट को दूर करने के लिए किया गया था। तो सबसे बड़ा जो चेंज किया वो किया था इमरजेंसी पावर में, इमरजेंसी के ग्राउंड चेंज किए। जी हाँ, आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी का ग्राउंड था इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और अब इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह वर्ड आ गया आर्म्ड रिबेलिशन, यानी सशस्त्र विद्रोह। अगर सेना द्वारा विद्रोह होगा उस ग्राउंड को पर ही हो सकता है। इंटरनल डिस्टरबेंस के बाद के आधार पर, ऑन द बेसिस पर 44th अमेंडमेंट के बाद अब इमरजेंसी इम्पोज नहीं हो सकती। एक और चीज़, जो नेशनल इमरजेंसी जो पहले सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती थी, उसके लिए कर दिया अब स्पेशल मेजॉरिटी। अब नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज होगी वो केवल स्पेशल इमरजेंसी से ही इम्पोज की जा सकती है। साथ ही आर्टिकल 20 और 21 जो सबसे बेसिक आर्टिकल हैं, उनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिमेनिंग पार्ट्स की चर्चा करेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए।